जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। यदि आपका भी सपना है पॉलिटेक्निक के बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना, तो आज ही डिस्क्रिप्शन या फिर प्ले स्टोर से स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने सेमेस्टर और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपके कोर्स हैं उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि परीक्षा से पहले आपकी विशेष और बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा सके। और यहाँ पे आपको वीडियोस के साथ साथ बुक पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक्स, मॉडल पेपर, इतना ही नहीं, आपको वीकली टेस्ट के यानी जो आपको एक वीक में पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपकी डिमांड थी कि इलेक्ट्रिकल मशीन पर वीडियो लाई जाए, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल मशीन पर वीडियो आज पहली वीडियो लेकर आए, मतलब दूसरी वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो लेक्चर में हमने सिलेबस बताया था। आप सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए और सिलेबस को अपने नोट्स में भी लिख लीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस के पास होना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है तो आप कैसे आगे जा पाएंगे। तो लेसन पहले के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं, क्योंकि देखो वैसे लेक्चर मैं जब ले लेता हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं भाई पीडीएफ दो मुझे, तो वहाँ पे मुझे लिख करके पीडीएफ देना पड़ता है, इसीलिए मैं नोट्स से यहाँ दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से देख करके नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर इसी नोट्स को आप चाहें तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले समझ लीजिए फिर नोट्स डाउनलोड कीजिएगा। सबसे पहला देखिए आपका लेसन 1 है आज का, जो कि छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इसके बारे में सिर्फ आज मैं 2 टॉपिक्स बताऊंगा। एक तो डिफिनेशन ऑफ जनरेटर, डिफिनेशन ऑफ मोटर, उसके बाद टार्क ड्यू टू अलाइनमेंट टू मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टार्क एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी मदद से मतलब 2 चुंबकीय क्षेत्रों के असर के कारण उत्पन्न बलागुण के बारे में। और इन्हीं 2 टॉपिक्स में मतलब ये जो लेसन 1 एंड होगा 2 वीडियो लेक्चर में, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। मतलब 2 वीडियो देखा, 5 नंबर आज ही लेके जाओगे। तो सबसे पहले समझ लो, आपको पता होना चाहिए कि हम ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज आपने सुना ही होगा कि हम ऊर्जा को दिमाग लगाएं और हमने उसको कन्वर्टिंग सीखा। किसी भी ऊर्जा को किसी भी रूप में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता है तो मैं क्या करूंगा, मैं जनरेटर का इस्तेमाल करके उस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे मान लो कि मैकेनिकल एनर्जी की आवश्यकता है तो मैं उसी मतलब मोटर का इस्तेमाल करूंगा और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में चेंज कर लूंगा। हालांकि यहाँ पे 2 ही टॉपिक पढ़ने, इसलिए मैंने 2 ही आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आगे अगर आप जाते हैं तो आपको ढेर सारे इसी तरीके से एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। आपस में सभी ऊर्जा का कन्वर्जन होता रहता है, जैसे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, इस तरीके से चलती रहती है। केमिकल ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कर रही है, तो इस तरीके से चलता रहता है। अब आप समझिए जो मेन टॉपिक्स आपकी है, चैप्टर का नाम तो पता चल गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन का परिचय, डिफिनेशन ऑफ जनरेटर। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल मशीन होती क्या है। ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे वर्क करती है, इलेक्ट्रिक मशीन होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मशीन शब्द में कुछ टीचर कहते हैं बस सीधे भाई हम एक ऊर्जा दिए उसमें कन्वर्ट होगी मशीन होगा, लेकिन यहीं पे अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं इसमें रोटेटिंग, मतलब एक रोटेटिंग पार्ट होता है मशीन में। वो सही बात है, रोटेटिंग पार्ट होता है, जबकि वो ट्रांसफार्मर में एक रोटेटिंग पार्ट नहीं होती, वो आपकी एक स्टैटिक डिवाइस होती है। ठीक है, इसलिए आप अगर डिफिनेशन बताते हैं तो आप तो बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में इस तरीके से चेंज करे तो इलेक्ट्रिक मशीन है, लेकिन आप ये भी बताइएगा कि उसमें एक रोटेटिंग पार्ट भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब डिफिनेशन समझिए। डिफिनेशन ऑफ जनरेटर क्या होता है, याद कर लीजिए, अभी से बहुत काम आएगा। वह युक्ति या ऐसा मेथड जो यांत्रिक ऊर्जा को, बोले तो मैकेनिकल ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, वही आपकी जनरेटर कहलाती है। समझ गए? आगे देखिए, ऊर्जा का यह जो परिवर्तन होता है ना, किस नियम पे होता है ये भी आपको जानना चाहिए। ऊर्जा का यह परिवर्तन गति प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पादन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जैसा कि आपने क्लास 10th में ही ये टॉपिक पढ़ रखी है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब किसी कुंडली को कोई हम क्वाइल बना लिया, क्वाइल भाई बहुत सिंपल है बनाना, कुछ नहीं। देखिए तांबे के विद्युत रोधी तार को लेंगे और उसको ऐसे मतलब राउंडिंग करके घुमा देंगे, आपकी क्वाइल बनके रेडी हो जाएगी। अगर आपने क्वाइल आज तक नहीं देखी तो देखना है तो आप क्या करें, मतलब कि गूगल पर सर्च कर लीजिए, नहीं तो आपके पास पंखा है या मोटर है उसको खोल डालिए, आपको उसके अंदर क्वाइल देखने को मिल जाएगी। तो जब किसी कुंडली को यानी क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेटिंग कराते हैं या बोले तो घुमाया जाता है, तो कुंडली में ग्रंथित फ्लक्स परिवर्तन के कारण, मतलब जो कुंडलियां होती हैं, देखो 2 मैग्नेट लगे रहेंगे, मैग्नेट से जब कुंडली घूमे भाई उसके जो फ्लक्स निकलते रहते हैं चुंबक से वो कटते हैं,
तो उसके कटने के कारण जो कुंडली है यानी कॉइल के सिरों पर यानी उसके हेड पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। जो ऐसा क्यों होता है? जो कि गति के रूप में दी गई यांत्रिक ऊर्जा को, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने गति रोटेटिंग कराया था, तो उसी की वजह से वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसा कि चित्र ए में देख सकते हैं, चित्र ए आपका ए है। यहाँ पे हमने मान लीजिए आपका क्या दिया, यांत्रिक ऊर्जा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका यांत्रिक ऊर्जा दी गई, मतलब कि बोले तो मैकेनिकल एनर्जी दी गई है। अब भाई ये जो मैकेनिकल एनर्जी आपको दी गई है, अब यह जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर का काम है कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना, तो इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम जो चाहे उपयोग वह कर सकते हैं। चाहे तो हम इसका भाई पंखा चलाएं, चाहे फिर मैं उसका एसी चलाऊं, चाहे मैं कोई दूसरी मोटर चला करके पानी निकालूं, जैसे वाटर पंप चलाऊं, कुछ भी जहां भी आपका बात होती है वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इतना तो हो गया बेसिक चीज भाई कि डिफिनेशन ऑफ जनरेटर का एक बार अच्छे से पढ़ लो। मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे को ऐसा है कि नहीं याद होगा, यह डायग्राम याद होगा तो यह चीज जरूर याद हो जाएगी। दूसरी टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, डिफिनेशन ऑफ मोटर। मोटर क्या होती है? बिल्कुल जनरेटर के अपोजिट की तरीके से होगा, यानी ऐसा युक्ति या बोले ऐसा मेथड या ऐसी डिवाइस जो वैद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल में चेंज करता है। इधर हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, मोटर लगी हुई है, यह यांत्रिक ऊर्जा में करेगी। अब यांत्रिक ऊर्जा से हम क्या क्या कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। हम यांत्रिक ऊर्जा से चक्की चला सकते हैं, हम उससे भाई यांत्रिक ऊर्जा जैसे चारा बालने वाली मशीन उसको चला सकते हैं, थ्रेसर वगैरह चलते हैं उसको चला सकते हैं, या फिर कोई अदर मशीन चलती हैं, जैसे मान लो कोई कारखाने और खाने हैं उसमें काम है रोटेटिंग का, तो वो भी कर सकते हैं, यानी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। वैद्युत चुंबकीय, अब देखिए किस नियम पे यह कार्य करता है? वैद्युत चुंबकीय नियमानुसार जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, ठीक है, उसमें तो हम रोटेटिंग करा देते तो ग्रंथित पक्ष में परिवर्तन होता है, इसलिए जनरेटर काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, मतलब कि एक टॉर्क कार्य करने लगता है, जिससे क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली, ठीक है, यानी उस कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है और उसमें करंट भी फ्लो है, तो उसके वजह से परिभ्रमण को हिंदी में बोलते हैं घूमने, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रोटेटिंग करने लगती है। इसको निम्न चित्र द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं या बोले फिर तो समझे जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए वैद्युत ऊर्जा को मोटर की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया गया है। तो देखा कितनी अमेजिंग तरीके से था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, कोई डरने वाली बात नहीं, सबको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। गाइस हमारी दूसरी जो टॉपिक है वो है दो चुंबकीय क्षेत्रों के असंरेखण के कारण उत्पन्न बलाघूर्ण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं टॉर्क ड्यू टू नॉन अलाइनमेंट टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए आप, यह जो टॉपिक्स है यह पेपर में आती ही आती है, पिछली बार आई थी, इस बार भी आने का चांस हो जाता है। ज्यादा कुछ नहीं समझना है, अगर आप इसके फिगर यानी जो डायग्राम्स अभी आपको दिखेंगे चित्र, उसे अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको यार भूलेगा नहीं और पेपर में आप 5 नंबर इसी से ले जाएंगे। हालांकि इससे पहले वाला भी बताया, उसकी अभी आगे जरूरत पड़ेगी, वो भी पेपर में दे सकता है, ठीक है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप इंग्लिश में नाम जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हिंदी वाले नाम से कंफ्यूजन हो जाती है और इंग्लिश वाले से भी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद रखेंगे। मैं नहीं चाहता कि पेपर में कोई कंफ्यूजन हो। आगे देखिए कैसे इसमें होगा। सबसे पहले ये देखिए फिगर, आप देख लीजिए फिगर में आपको क्या दिख रहा है। देखिए जो दिख रहा है वही मैं अभी लिख के बताऊंगा। अभी यह दो चुंबक दिख रहे हैं, यह स्थित चुंबक है, इनका एक पोल S1 दूसरा S2 है। यह जो आपका चुंबक दिख रहा है यह घूर्णी चुंबक है, यानी अपने इस O पॉइंट पे घूमेगा, इसका सिरा N2 और S2 है। इसके जो पॉइंट से जो O वाला सेंटर है उसके यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी R, इससे यहाँ R, टोटल दूरी को L दिखाया गया है। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़े से बल को लगा करके इसी चुंबक को थोड़ा इस तरीके से तिरछा कर, जैसे मान लो चुंबक ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा बल लगा के ऐसा कर लूंगा, तो हमारा क्या होगा कि यह वाला इसका सिरा इसको खींचने का कार्य करेगा, यह वाला मतलब इसको खींचेगा और यह वाला इस मतलब इधर खींचेगा। देख सकते हो ऐसे, तो यह क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है और यह वाला इधर खींच रहा है। तो ऐसा करने पे इनके बीच में क्या एंगल बनते हैं ये भी डिस्कस करेंगे और इसके कारण क्या होता है ये भी समझते हैं। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, दो चुंबकीय क्षेत्रों के यानी दो चुंबक क्षेत्र, एक घूर्णी चुंबक एक स्थिर चुंबक, तो इसीलिए कहा गया दो चुंबकीय क्षेत्रों के असंरेखण, मतलब संरेखित नहीं है, एक रेखा में नहीं है, असंरेखण के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण की अवधारणा को समझने के लिए
चित्र ए के अनुसार, जो नीचे चित्र दिखा है उसके अनुसार दो चुंबक को इस प्रकार से हम इसको मतलब स्थित करेंगे कि इसमें एक अस्थायी चुंबक बोले तो फिक्स चुंबक हो, तथा दूसरा इसका उत्तरी ध्रुव मतलब इसका जो मतलब उत्तरी ध्रुव जो है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव N1 S1 होना चाहिए। इस घूर्णी चुंबक के बीच में मतलब कि मध्य में एक अन्य चुंबकीय छड़ रखी है, यह घूर्णी चुंबक होता है, और यह जो घूर्णी चुंबक होता है इसकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव N2 और S2 होते हैं, जो कि अपने केंद्र O पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो अब हमने क्या क्या बोला, हमने कुछ नहीं बोला, हमने यही बोला कि दो चुंबकीय मतलब जो अभी तो हेडिंग थी वही बोला कि दो चुंबकीय क्षेत्रों के असंरेखण के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण की अवधारणा को समझने के लिए, ठीक है, हम दो चुंबक को इस प्रकार शो करते हैं कि जिसमें एक चुंबक स्थित यानी अस्थायी चुंबक होता है जिसका ध्रुव N1 और S2 होता है, ठीक है। इसके मध्य में एक घूर्णी चुंबक रखी जाती है जिसके ध्रुव N2 और S2 है, जो कि अपने केंद्र O पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। हमने इस फिगर को बस देखा और बोल दिया, कुछ नहीं किया हूं। आगे देखिए क्या करना है। उपरोक्त चित्रानुसार देखिए हम क्या करेंगे, यदि दोनों चुंबक परस्पर संरेखित हो मतलब एक ही रेखा में हो मतलब इस तरीके से हो, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो टार्क है यानी बल आघूर्ण T उत्पन्न नहीं होगा। अब यही बताओ दोस्त, जब यह एक ही ऐसे सीधी रेखा में तो भाई ये इसी तरीके चिपका मतलब चिपका नहीं, थोड़ा सा इसमें गैप होगा इसमें भी, तो इस तरीके से सीधे सीधे रहेगा, इसमें कोई टार्क होगा, कोई नहीं होगा। तो इसी टार्क को हम करने के लिए उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, और यदि घूर्णी चुंबक को हम अगर हमें टार्क चाहिए तो हम इस जो रोटेटिंग वाला मैग्नेट है उसको मैं अल्फा कोण पे घुमा दूंगा, और जैसे ही मैं अल्फा कोण पर घुमा दिया जाता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र असंरेखित हो जाता है। असंरेखित बोले तो क्या हो जाता है भाई, मतलब अपनी रेखा में नहीं रहता, सीधे नहीं रहता था, असंरेखित जैसे को मतलब अब इसका तो अभी नहीं याद आ रहा, मतलब जिस तरीके से बोलते हैं मतलब एक सही है एक गलत, इसी तरीके से मतलब कि वो ये सीधा सीधा था ये सीधा नहीं है, तो इस प्रकार का असंरेखित हो जाता है। संरेखित मतलब एक सीधी रेखा में, असंरेखित मतलब सीधी रेखा में नहीं है, हो जाता है। और इस पर एक चुंबकीय बल आघूर्ण कार्य करेगा जो कि इसे पुनः अपनी साम्यावस्था में लाने का प्रयास करेगा। यह बात बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम अपना कुछ टार्क लगा करके, देखो ऐसे था, हमने कुछ टार्क लगा के इसको ऐसे घुमा दिया यानी ऐसे, तो यह मैग्नेट S2 सिरा इसको N1 की तरफ खींच रहा है, और N2 सिरा जो है S2 सिरा तो N1 की तरफ, N2 सिरा S1 की तरफ। तो इस तरीके से जब खींच रहे हैं तो इनके बीच में देखिए ये जो एंगल वगैरह दिखाए गए हैं, देखिए बल इसको इधर खींचने का, F साइन इसको खींच रहा है इधर, F साइन इसको खींच रहा है, तो इसको क्या करेगा, यह प्रयास करेगा कि इसको साम्य अवस्था में लाया जाए। तो इस तरीके से हो गया। हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर, इसका एंगल की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो की जो लास्ट टॉपिक है वह है बल आघूर्ण कोण की अवधारणा, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टार्क एंगल। यह क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि यह उसी से जो अभी आपने पढ़ा ना कि दो मतलब बल आघूर्ण के जो असंरेखण के कारण, दो चुंबकीय क्षेत्रों के असंरेखण के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण, उसी से लगा हुआ और उसी से मिला हुआ, उसी डायग्राम पर यह टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एंगल होता है ना, मतलब कितना टार्क वाला, कितना टार्क हो रहा है उसमें, उसको ज्ञात करने का फार्मूला प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यदि दो चुंबक, ठीक है, यदि दोनों चुंबकों यानी जो आपने अभी पिछला देखा एक अस्थायी चुंबक, एक जो मोशन वाला चुंबक था मतलब रोटेटिंग चुंबक था, यदि दोनों चुंबक को चुंबकीय अक्ष के बीच कुछ बल हम अपना लगा करके अल्फा कोण विस्थापन करा दें तो इसे परस्पर असंरेखण की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, मतलब एक ही सीधी रेखा में नहीं रहेंगे। तो दोनों ध्रुवों के बीच, ठीक है, जो दोनों पोल थे N1 S1 और N2 S2, उनके बीच आकर्षण बल F के ज्या घटक, ठीक है, यानी F साइन अल्फा, ज्या घटक मतलब ज्या को बोलते हैं साइन, और बल काम कर रहा है तो F साइन अल्फा, परस्पर बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्य करते हुए असंतुलित होंगे, मतलब समान अवस्था में नहीं रहेंगे। अतः बल आघूर्ण को चुंबक के, ठीक है, अतः बल आघूर्ण को चुंबक के असंरेखणों के कारण दोनों चुंबकीय अक्षों के बीच बल आघूर्ण कोण उत्पन्न हो जाएगा। अब यह बल आघूर्ण कोण जो उत्पन्न होता है यानी जो टार्क कितना उत्पन्न होगा इसको निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, बल आघूर्ण T इज इक्वल टू बनेगा बल युग्म द्वारा उत्पन्न बल। बल युग्म द्वारा उत्पन्न बल आप देखिए पहले इस फिगर में कितना इधर खींच रहा है, F साइन अल्फा इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, तो F साइन अल्फा। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इनके दोनों मतलब यहां से यहां तक की पूरी दूरी हम लेंगे ना, आधा थोड़ी लेंगे, तो यल है पूरी, तो उसको हम यल से गुणा कर देंगे। और यल बराबर दोस्त हम लिख सकते हैं 2r, क्योंकि यह देखिए 2r के बराबर है, दो गुना यल जो है r का दो गुना है, तो यहाँ पे दो गुना दिखा भी सकते हैं। तो अगर दोस्त यहीं पे ध्यान दोगे, अगर मैं यल को हटा दूं या बोले 2 को हटा दूं, यह दोनों चीज 2r को हटा देता हूं तो t अनुक्रमानुपाती हो जाता है F साइन अल्फा, मतलब
टार्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कितना बल से वह अट्रैक्ट कर रहा है, और उसके बाद एफ साइन अल्फा मतलब इस वाले फार्मूले में भी रख के आप ज्ञात करेंगे कि भाई इसके बीच की दूरी कितना है, एफ कितना बल लग रहा है, और इनके बीच में कितना एंगल का मतलब दिया गया है, ठीक है, मतलब कितना एंगल झुकाया गया है, कोण कितना है, उसी से आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार जो बल आघूर्ण टी है एफ साइन अल्फा के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह वीडियो में इसलिए धीरे धीरे बताया क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि बहुत तेज बताते हो, इसीलिए थोड़ा धीरे बताया। छोटी सी टॉपिक कवर की, अगले वीडियो में आएंगे और यह चैप्टर पूरी तरीके से एंड कर देंगे। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, मतलब जो भी चीजें बताई गई, और नोट्स वगैरह टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।